वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फिर से एक शानदार वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होगी और आपको 5 नंबर देकर के जाएगी। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से देखिए, समझिए और सुनिए, और फिर उसके बाद आप अपने नोट्स में लिखिए और इसे जो कि तो जैसे भी मैं इसे करूँगा उस तरह से आप इसके नोट्स बनाइए और इसके तैयार कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। प्रकाश के अपवर्तन का एक नियम क्या है, स्नेल का नियम भी है। तो कभी कभी तो स्टूडेंट को ये पूछ लेता है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर स्नेल के नियम की उत्पत्ति कीजिए, तब भी इसे ही करना है। मैंने साफ लिख दिया है। तो देखिए हाइगेंस ने ये क्या बताया था कि प्रकाश तरंग के रूप में चलती है। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई वैज्ञानिक रिसर्च करता है, अपनी थ्योरी लिखता है, तो उसे अपनी बात को प्रूफ करने के लिए अपना क्या करना पड़ता है, उनको जैसे प्रकाश के गुण हैं तो प्रकाश के गुणों की व्याख्या करनी पड़ेगी। जैसे परावर्तन की व्याख्या भी उसे ठीक तरह से करनी पड़ेगी, अपवर्तन के नियम की भी व्याख्या उसकी थ्योरी से हो जानी चाहिए, तभी वो सही माना जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए अपवर्तन के नियम की व्याख्या कैसे करता है हाइगेंस। देखिए ये एक पृष्ठ है, क्लियर, जेड और जेड डैश एक पृष्ठ है, ये माध्यम 1 है, माध्यम 1 और ये माध्यम 2 है। माध्यम, ठीक है, ये जो पृष्ठ है जेड जेड डैश माध्यम 1 तथा माध्यम 2 को अलग करता है। तो अब इस पर एक तिरछा तरंगाग्र आपतित करते हैं, समतल तरंगाग्र, हाइगेंस के नियम को प्रूफ करने के। तो देखिए ये तरंगाग्र कैसे होगा, देखिए तरंगाग्र ऐसे। अब पहले मैंने अपवर्तन तो ऐसे देखिए, ये क्या है, एक पृष्ठ है, ये अभिलंब है, प्रकाश की एक किरण आई ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस ये है अपवर्तन। ये किसका चित्र बनाया हमने, जब हम एक किरण का यूज करते हैं, एक प्रकाश किरण का यूज करते हैं, लेकिन अब हम इसे समतल तरंगाग्र के, क्योंकि हाइगेंस ने अपने द्वितीयक तरंग सिद्धांत में तरंगाग्र को बेस बनाया, तो तरंगाग्र को आपतित किया। तो तरंगाग्र क्या है, मैंने बताया था, तरंगाग्र एक ऐसा पृष्ठ है जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। तो इस पर एक समतल तरंगाग्र आपतित करते हैं। ये देखिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छा चित्र बनाएंगे। ये लीजिए सीधा बिल्कुल, ठीक, ये लीजिए बिल्कुल सीधा कर दीजिए, ये ठीक, ये तिरछा तरंगाग्र है। ये इसको नाम हमने क्या दे दिया, ए बी, ये तिरछा तरंगाग्र का समतल तरंगाग्र है। ये कौन सा तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र, आपतित समतल तरंगाग्र। ठीक, इसका वेग, इस माध्यम में कितना वेग है, ये v1 वेग से चल रहा है। चलो यहाँ लिखे हम, हाँ, ये कितने वेग से चल रहा है स्टूडेंट्स, v1, ये तरंगाग्र v1। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक तरंगाग्र की एक विशेषता है, ये तरंगाग्र है, ये हमेशा क्या होता है, 90 अंश का कोण बनाती है, तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होता है। ठीक है, तरंग। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये इसका ये अभिलंब है, ये इससे कितना कोण कर रहा है, आई, आपतन कोण कितना है, आई, आपतन कोण कितना है, आई। जब ये आई होगा तो स्टूडेंट्स ये भी कितना होगा, आई। ठीक है, अब जैसे ही इस तरंगाग्र का ए बिंदु, ठीक है, ए बिंदु इस पृष्ठ को स्पर्श करता है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर यहाँ से द्वितीयक तरंगें उत्सर्जित होने लगती है, जो कि दूसरे माध्यम में v2 चाल से चलती है। ये लीजिए, तो ये ठीक जानी तो ऐसे चाहिए, थोड़ी सी मोड़ दीजिए, ये है द्वितीयक तरंग। अब देखिए फ्रेंड, जैसे जैसे अब ये आगे बढ़ेगा तरंगाग्र, ये ए और बी बिंदु के बीच में जितने भी बिंदु है सब इस पृष्ठ को स्पर्श करेंगे और सब
स्पर्श करते के साथ ही द्वितीयक तरंगी को उत्सर्जित करेंगे, जो कि उस पर ऐसे फैलते चले जाएंगे। बस मैं तो कौन सी किरण दिखा रहा हूं तरंगाग्र की, पहले बिंदु की और लास्ट वाले बिंदु की। देखो जैसे ये तरंगाग्र है स्टूडेंट, ये तरंगाग्र है, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो मैं तो इसकी ये होता है तरंगाग्र, ठीक। इसमें सब कण अपने में तरंग से, तो मैं तो क्या सूत्र ले रहा, ये पहली किरण ले रहा हूँ और सबसे लास्ट वाली किरण ले रहा हूँ तरंगाग्र की, बीच वाली को मैं शो यहाँ नहीं करूंगा, ठीक है। तो देखिए अब जैसे बी बिंदु यानी बी को बी डैश तक, इसे क्या मान लेता हूं मैं, बी डैश, यानी लीजिए ये बी डैश तक आने में कितना समय लगता है, टी समय लगता है। इस बिंदु बी को बी डैश तक आने में कितना समय लगता है, टी। तो बताओ बी बी डैश कितना हुआ, इस फॉर्मूले से चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बताओ दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। तो दूरी कितनी है बी बी डैश, चाल कितनी है v1 और समय कितना लिया हमने t। तो बी बी डैश कितना होगा v1 t। इतने ही समय में t से ये दूसरे माध्यम में यहां से जो द्वितीयक तरंगा निकलती है वो कितनी दूरी तय करेगी, v2t। तो देखो इसमें तो अगर मैं ये वाला फार्मूला इस तरंग के लिए लगाऊं, द्वितीयक तरंग के लिए, इसकी चाल तो कितनी है v2, ठीक। इस द्वितीयक तरंग की चाल कितनी है v2, तरंग कह रहा हूं, अब तरंगाग्र नहीं कह रहा हूं, ठीक है। इसकी चाल कितनी है v2, तो v2 में कितनी दूरी तय करेगा ये v2t, ठीक। देखो तो v2 चाल की जगह v2 और ये t। अब इस v2t दूरी का चाप लेकर के, मुझे नहीं पता कितना है, इस v2 दूरी का चाप लेकर एक चाप बना लीजिए, ये बना लीजिए चाप, ठीक। और इस ये मान लीजिए किस पे काटता है, a डैश पे काटता है। अब इस b डैश को इस पर आप मिला दीजिए, ये मिला दीजिए, इस पर स्पर्श रेखा खींची चाप पर। अब ये जो a डैश b डैश है ये क्या होगा, अपवर्तित तरंगाग्र होगा, क्योंकि ये समांतर होते हैं, ठीक है। तो इसके समांतर आप ये एक लाइन और खींच लीजिए, ये स्टूडेंट्स बिल्कुल समांतर होनी चाहिए, थोड़ा बिल्कुल ऐसे। ये कौन सा है, अपवर्तित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र, ये अपवर्तित तरंगाग्र होगा, ठीक है, ओके। तो देखिए ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो ये अपवर्तित तरंगाग्र होगा और ये कौन सा कोण होगा, आर, ये होगा आर। जब ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर। ये हमारा चित्र बन गया, ठीक है। इसमें इसकी चाल यहाँ लिख लो थोड़ा सा, इसमें ये लीजिए, इसकी चाल कितनी चाल से चल रही है v1, ओके। ये अब इसकी थोड़ी लिखते हैं, चित्र बन गया, थोड़ी लिखते हैं, तो लिखते हैं, तो देखो देखो ऐसे लिखेंगे, एक स्टेप पूरा होगा। आपको मैंने बताया, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, जब भी किसी फिजिकल डेरिवेशन करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, सबसे पहले उसका फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर ड्रॉ हो गया, फिर उसका डेस्क्रिप्शन यानी उसका वर्णन करते हैं। अब इसका वर्णन करेंगे। तीसरे स्टेप में फिजिक्स के नियम लगा देंगे और चौथे में मैथ के द्वारा उसे सोल्व करके अपना फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी जो प्रूफ करनी। तो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बना लिया, फिगर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो देखिए जेड जेड डैश क्या है, एक ऐसा पृष्ठ है जो कि माध्यम 1 तथा माध्यम 2 को अलग अलग करता है। तो लिखते हैं, माना जेड जेड डैश एक ऐसा पृष्ठ है जो कि, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं स्टूडेंट, जो कि माध्यम 1 तथा माध्यम 2 को अलग अलग करते हैं, माध्यम 2 को अलग अलग करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस समझ में आएगा, जेड जेड डैश, ठीक।
अब इस पर एक तरंगाग्र आपतित होता है। कैसा तरंगाग्र है? समतल। देखो ये क्या है? समतल। ठीक, ऐसे है, ये मैंने थोड़ा तिरछा किया हुआ है। ये ऐसा है तो ये तिरछा आपतित होता है। ठीक है, तो मैं अब लिखूंगा जिस पर एक समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है। कितने कोण पर? आई पर। तो लिखते हैं जिस पर एक समतल तरंगाग्र आपतन कोण, ऐसे लिख लो, आपतन कोण आई पर। लैंग्वेज इफेक्टिव होनी चाहिए। आपतन कोण आई पर तिरछा आपतित होता है। तिरछा आपतित होता है। ठीक है, या तो कोण आई पर तिरछा आपतित होता है। ठीक, और तरंगाग्र, इसका नाम भी दे दो समतल तरंगाग्र ए बी। समतल तरंगाग्र इसका नाम क्या दे दो? ए बी। इसको हमने समतल तरंगाग्र का नाम दिया ए बी। ठीक है, जो कि माध्यम एक में V1 चाल से संचरित होता है या चलता है, संचरित होता है। ठीक है, अब देखो ये लिखेंगे। ठीक है, संचित होता। अब जैसे देखो ये आ रहा है, देखिए ये आ रहा तिरछा है, तो सबसे पहले कौन सा? ये बिंदु इस पे स्पर्श किया। जो इस तरंगाग्र का जो बिंदु इस पृष्ठ को स्पर्श करता रहेगा उससे द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती रहेंगी। ठीक है, जिनकी दूसरे माध्यम में चाल क्या होगी? V2, क्योंकि ये माध्यम अलग है। ठीक है, माध्यम बदलते के साथ चाल बदल जाते हैं। तो लिखते हैं जैसे ही तरंगाग्र ए बी का ए बिंदु पृष्ठ Z को स्पर्श करता है, वैसे ही हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के अनुसार बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिका उत्सर्जित होने लगती है। बिंदु ए से सभी दिशाओं में, बिंदु ए से सभी दिशाओं में द्वितीयक तरंगिका उत्सर्जित होने लगती है। ये स्टूडेंट्स प्राथमिक तरंग है और ये द्वितीयक तरंग है। द्वितीयक तरंगे उत्सर्जित होने लगती है। ठीक है, जिनकी माध्यम 2 में चाल V2 है। ठीक है, इसमें चाल। अब खुद सोचिए, अब ये स्थिति है, देखिए। ठीक है स्टूडेंट, समझिए। एक स्टूडेंट यहां खड़ा है, देखिए एक स्टूडेंट यहां पर पहुंच चुका, इस लाइन पे पहुंच चुका, जिसका नाम है ए। एक स्टूडेंट बी अभी नहीं है। अब ये तो इधर की ओर मुड़ गया। अब इसकी चाल क्या है? बदल जाएगी V2, लेकिन इसकी चाल क्या रहेगी? V1।
अब हम ये करते हैं कि मान लिया इस बिंदु बी को पृष्ठ के बिंदु बी डैश तक आने में कितना लगता है, समय टी लगता है। ठीक है, तो अब ये लिखते हैं, माना नेक्स्ट लिखते हैं, माना समतल तरंगाकृति, माना समतल तरंगाकृति के बिंदु बी को पृष्ठ जेड डैश के बिंदु बी डैश तक आने में कितना समय लगता है, आने में टी समय लगता है। टी समय लगता है। ठीक है, अतः बताइए स्टूडेंट्स, बी डैश बराबर क्या सॉरी बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, V1T। ठीक है, मैंने यहाँ लिखते हैं, समझ सकते हो, बी डैश बराबर V1T। ठीक है, इतने ही समय में, अभी लिखते हैं, इतने ही समय यानी टी है ना, इतने ही समय में बिंदु ए से उत्सर्जित द्वितीयक तरंग, बिंदु ए से उत्सर्जित द्वितीयक तरंग माध्यम दो में कितनी दूरी तय करेगी, V2T। चार बदले ना, V2T दूरी तय करेगी। ठीक है, अब देखिए, जैसे जैसे तो सारे बिंदु स्पर्श करते हैं, सारे से निकलते, सारी द्वितीयक तरंगें निकलते चले जाएंगे, यहाँ से ये निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। हम तो शुरू वाले और एंड वाली ले रहे हैं। ठीक, तय करेगी। अतः अब देखिए, अतः ये V2T दूरी का चाप लेकर या त्रिज्या ले लो, V2 दूरी की त्रिज्या लेकर, है ना, ऐसे ये। ठीक है, त्रिज्या ले ली, त्रिज्या V2T दूरी की त्रिज्या लेकर बिंदु ए को केंद्र मानकर, देखो ऐसे, ये मान लीजिए ये दूरी V2T दूरी है, इतना, इसको प्रकार यहाँ पर ऐसे, यहाँ क्या लगा, चाप लगा, तो V2 तो त्रिज्या लेकर बिंदु ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को केंद्र मानकर द्वितीयक तरंगिका पर एक चाप लगाते हैं। मेरी लैंग्वेज लिखेंगे आप, द्वितीयक तरंगिका पर एक चाप लगाते हैं, एक चाप लगाते हैं जो कि बिंदु ए डैश पर काटता है, जो कि द्वितीयक तरंगिका को, स्पष्ट शब्दों में, जो कि द्वितीयक तरंगिका को कहां पर काटता है, ए डैश पर काटता है, ए डैश पर काटता है। ठीक है, ए डैश पर काटता है। अब बिंदु बी डैश से ए डैश पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो खींचिए। मिटा भी देता हूँ, क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए क्या हुआ, अब बिंदु बी डैश से बिंदु ए बी डैश से ए डैश पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते। ठीक है, इस पर स्पर्श रेखा खींच दी, ये ए डैश
बी डैश ही अपवर्तित तरंगाग्र होगा। अपवर्तित तरंगाग्र होगा, ठीक है, जो कि कितने कोण से अपवर्तित होता है, आर से, जो कि अपवर्तन कोण, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखो स्टूडेंट, अपवर्तन कोण आर से अपवर्तित होता है। That's all. थ्योरी हो गई, क्या हो गई स्टूडेंट्स, थ्योरी इस चित्र का डिस्क्रिप्शन हो गया। कितने स्टेप हो गए, 2 हो गए, चित्र बन गया और चित्र का हमने क्या कर दिया, वर्णन कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करें, अब फिजिक्स के नियम लगाते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है स्टूडेंट, स्नेल का नियम। और देखो स्नेल का नियम क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियत सिद्ध करना है। तो यानी कि हमें क्या निकालना है, साइन आई निकालना है और क्या निकालना है, साइन आर निकालना है, और उसे किसके सिद्ध करना है, नियत सिद्ध करना है। तो स्नेल का नियम सिद्ध हो जाएगा और अपवर्तन का पहला नियम सिद्ध हो जाएगा। तो क्या स्टूडेंट्स करें, तो साइन आई निकालते थे। तो कौन से त्रिभुज, कौन से समकोण, ट्रिग्नोमेट्री किसमें लगते हैं, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज की ही भुजाओं के नाम होते हैं, क्या क्या होते हैं, लंब होता है, कर्ण होता है और आधार होता है। फिर समझ लीजिए स्टूडेंट, ये मैंने क्या बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया, नभ्यांश। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसमें एक कोण नभ्यांश होता है। नभ्यांश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, ठीक है। अब बचा क्या, लंब और आधार। अब लंब और आधार इस बात पे डिसाइड करते हैं कि एंगल कहाँ बना हुआ है। मान लिया एंगल यहाँ पर है थीटा, तो ये हुआ आधार और ये हुआ लंब, ठीक है। अगर अब मैं इसी चित्र को बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ये 90 अंश है और ये तो कर्ण हो ही जाएगा। अगर एंगल यहाँ हो गया तो ये अब आधार हुआ और ये हुआ, तो पहचान हो गई स्टूडेंट्स, कर्ण की और आधार की और लंब की। जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है वो कर्ण होता है, जिस भुजा पर एंगल बना होता है वो आधार होता है, और जो तीसरी भुजा होती है वो लंब होती है। तो करते देखिए स्टूडेंट, तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, साइन आई। तो करते देखिए, तो समकोण त्रिभुज कौन सा ले हम, लीजिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, देखो ए बी बी डैश, ए बी बी डैश। समकोण त्रिभुज कैसे स्टूडेंट, देखो ये है समतल तरंगाग्र ए बी और ये है क्या, तरंग के चलने की दिशा, और तरंगाग्र हमेशा तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ है ये 90 अंश, ये होता है 90 अंश, ठीक है भाई। ये तरंगाग्र हो गया, ठीक है, और ये क्या होगी, किरण हो गई, तो 90 अंश, ठीक। तो ये क्या होगा, कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये लंब हो गया। तो हमें तो साइन आई निकालना है। तो देखिए में साइन आई इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन थीटा। अब बताओ लंब कौन सा होगा इस आई के लिए, ठीक है, ये तो ये वाला होगा, ठीक है, बी बी डैश, बी बी डैश अपॉन क्या, इसके सामने भुजा कर्ण ए बी डैश। देखो कितना सिंपल स्टूडेंट्स, बी बी डैश हमने निकाला था V1T, ये देखो V1T अपॉन ए बी डैश को ऐसे ही रख दीजिए, बहुत आसान इक्वेशन नंबर 1। अब इस त्रिभुज को लीजिए, समकोण त्रिभुज, कौन सा, ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश। देखो इसमें 90 अंश ये, देखो ये तरंगाग्र है, ये तो ये है। आपको वैसे ही पता होना चाहिए स्टूडेंट, जहां हम स्पर्श रेखा खींचते हैं वहां पर क्या बनता है, हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। इसमें यहाँ पर 90 अंश का कोण है, ठीक है। तो ये 90 अंश है, तो ये कर्ण हो गया, और इसका ये आधार हुआ और ये लंब हुआ ए डैश। तो देखो, तो इसमें हमें निकालना साइन आर। तो देखिए साइन आर इज इक्वल टू लंब बटे, दोबारा लिखना चाहो लिख लीजिए, इसमें लंब कौन सा है, ये वाला ए डैश
अपॉन कारण कौन सा है, ए बी डैश, इसके सामने वाली भुजा ए बी डैश, और हमने ए डैश कितना लिया था, कितना दूरी का चाप रहा था V2T, तो ये है V2T, चाल बदल गई ना, V2T अपॉन नीचे तक ए बी डैश। कितना आसान स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या साइन आई अपॉन साइन आर होता है, तो डिवाइड करो, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कीजिए, साइन आई अपॉन साइन आर, डिवाइड करते होगा, इसमें देखो क्या होगा, मैं लिख भी देता हूँ, V1T अपॉन ए बी डैश अपॉन V2T अपॉन ए बी डैश, डिवाइड कर दे सीधे सीधे, क्या क्या बचा, ए बी डैश कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, तो क्या बचेगा V1 अपॉन V2, बट यहाँ लिखिए आप, बहुत अच्छा रहेगा जी, क्या बचा इसमें, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या बचा, V1 अपॉन V2, और ये क्या होगा, और ये क्या स्नेल का नियम, यही स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, ठीक है, जो अपवर्तन का भी नियम है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर आपने तो, आपको तो पता है, रटा रटा है, लिख दिया कि भाई V1 और V2 को नियत कैसे लिख दिया आपने, मैं बताता हूँ। देखिए नियत का मतलब कैसे होता है स्टूडेंट, कि इस आई को कितना भी बदल दो आप, यहाँ 60 से आपतित करो, 40 से आपतित करो, कितने से भी इंगित करो, लेकिन उसकी चाल कितनी रहेगी, V1 ही रहेगी। जब उसकी चाल V1 है तो V1 थोड़ी बदल जाएगी एंगल से। ऐसे ही ये इसमें वो R से रिफ्रैक्टेड हो, अपवर्तित हो, 40 से हो, 50 हो, कितने भी एंगल से, लेकिन उसकी चाल V2 ही रहेगी। यानी कि इस I और R को बदलने पर इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये नियत ही रहेंगे, तो इनका भागफल भी नियत ही रहेगा। ये क्या है स्टूडेंट, स्नेल का नियम, जो कि अपवर्तन का पहला नियम भी कहलाता है, तथा मैं लिख देता हूँ, तथा अपवर्तन का पहला, अपवर्तन का पहला नियम। तो एक तो नियम सिद्ध हो गया स्टूडेंट्स। अब दूसरा स्टूडेंट्स क्या है, देखिए दूसरा ये है बहुत सिंपल स्टूडेंट, देखिए भाई, देखिए ये आपतित तरंगाग्र हो गया, ये अपवर्तित तरंगाग्र होगा, और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में, किसके तल में बने हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, बोर्ड के तल में। लेकिन आप तो वहां कागज पे लिखोगे तो उस पर आप लिखोगे कि आपतित समतल तरंगाग्र तथा अपवर्तित तरंगाग्र तथा अभिलंब तीनों एक ही तल अर्थात कागज के तल में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने देखो आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र तथा तीनों एक ही तल में, कागज के तल में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, कंप्लीट सवाल हो गया, इसे बहुत अच्छी तरह से तैयार करना, इस बेस्ट ऑफ लक, आएगा जरूर ये।